तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। देखो, मैं मानता हूँ वीडियो आने में बहुत देरी हुई है, क्योंकि यार मैं बाहर गया हुआ था कहीं पे। इंस्टा पर मेरी पोस्ट और स्टोरी से तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ गया हुआ था। और मैं दिल्ली से थोड़ा सा बाहर क्या हुआ यार, बीच में इतना कुछ हो गया। सोच रहे हो क्या क्या कवर हो सकता था। पर अब छोड़ो, जो बचा उसी पर ध्यान दे देते। तो यार बड़ा ही खेल कूद वाला माहौल चल रहा था। हवाएं कमेंट्री से भर रखी थी, कहीं सिल्वर कहीं ब्रॉन्ज, गोल्ड तो सुनने को ही नहीं मिला। बाकी कहीं बधाइयां, कहीं हताशाएं, और कहीं तो महिलाओं पे लीगल हिंसा इत्यादि अदरक लहसन। जिन सब के लिए ऑल थैंक्स टू ओलंपिक्स 2024, जिसकी शुरुआत ही एक शानदार नगीने से हुई थी। क्या लगता है तुम्हें, क्या याद आ रहा था ये देखकर? द लास्ट सपर? नहीं भाई, ये वो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब अब हमने नोटिस कर लिया था ना, फिर तो ये वो रहा ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि इनका ये वोकड़ापन हमेशा किसी धार्मिक भावना को टारगेट किए बिना सामने क्यों नहीं आ सकता। माना ये चीज सबको आती नहीं, तुम्हारी जाती नहीं, पर जरूरी थोड़ी है कि किसी के रिलीजन को अपनी बकैती में ले आओ। नहीं मतलब क्या साबित करना चाहते हैं लोग ये सब करके? अरे अगर इंक्लूसिवनेस ही दिखानी है तो कोई बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा देते। कोरियोग्राफी की चिंता थी तो भारत से कॉन्टेक्ट कर लेते यार। हमारे यहाँ तो ब्लोंडा नाच होता है, वो भी बिना LGTB वाली बकैती के। पर नहीं, रिलीजन को टारगेट करना जरूरी है, वरना वो कहां से कहलाएंगे। भले बाद में वीडियो यूट्यूब से रिमूव करना पड़ जाए। और बड़ी बात यह है कि ये कुछ नया नहीं है, और भारत में भी ये बकलोलियां ये लोग कर चुके हैं। वो पोस्टर याद है ना? मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये मेरे सामने किया होता ना इसने, तो सबसे पहले मैं इससे इसका मतलब पूछता, और ये जो भी जवाब देती या देता कोई फर्क नहीं, केस बनता कोई फर्क नहीं। मैं मारता चमाट पे चमाट, उसका मुंह कर देता इसके लटके गोटे जैसा। और गिनता कौन? मीडिया। क्योंकि जब तक इन्हें पड़ेगी नहीं ना, तब तक ये अपने ड्रामे में किसी रिलीजन को खींच के लाना छोड़ेंगे नहीं। और जब इन्होंने शुरुआत में ही ऐसा रायता फैला दिया था, तो हम समझ ही सकते थे कि आगे भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं लोग। और जिसका अंदेशा था वही हुआ। दो प्लेयर्स, अल्जीरिया का ईमान खलीफ और ताइवान का लिन यू टिंग, XY क्रोमोसोम्स के साथ यानी बायोलॉजिकल मेल होने के बावजूद फीमेल बॉक्सिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। और सिर्फ आते नहीं है, बल्कि फाइनल में पहुंचते हैं और गोल्ड भी लेकर जाते हैं। मतलब एकदम मस्त चल रहा है फेमिनिज्म। जो असली मेहनत करके कामयाब होने की चाह रखने वाली बिटिया है, महिला है, फीमेल है, वो इस वोकिज्म के चक्कर में आज खुलेआम एक आदमी से पिट रही है। यहाँ तक कि फेमिनिज्म के नाम पर हल्ला काटने वाली कई सो कॉल्ड फेमिनिस्ट इन दोनों के सपोर्ट में दिख जाएंगी। ये तो फेमिनिज्म है उन लोगों का। महिलाओं के हिस्से के गोल्ड छीने जा रहे हैं। पता नहीं आगे की बच्चियों को किसे दिखाकर इंस्पायर किया जाएगा ओलंपिक्स के लिए। और अगर वो चली भी जाती है तो उन्हें ईमान खलीफ जैसे मेल टाइप ग्रोइन गार्ड धारी XY क्रोमोसोम वाली आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फीमेल से फर्स्ट राउंड में ही मार खाकर अपने सपनों को चूर चूर होते हुए देखना पड़ेगा। देखा ना तुमने एंजेला कैरिनी के साथ क्या हुआ? इस बकलोली पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तुम जाकर देख सकते हो। और मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई लेस्बियन जो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मेल बोलती हो, वो मेल कैटेगरी में क्यों नहीं दिखती? क्या प्रॉब्लम है भाई? आओ जरा मेल कैटेगरी में। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे भी पता है कि फर्स्ट राउंड में ही उसके दिमाग से ये होमो वाली बकवास निकल जानी है। बस एक मैच और वो जिंदगी में कभी LGTB वाली पोस्ट नहीं करेगी। यूजर नेम से रेनबो हटवा लेगी अपने। और ये वोकनेस यहाँ नहीं रुकने वाली है। देखना, ऐसा ही चला तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फीमेल कैटेगरी तो होगी, पर पूरे ओलंपिक्स में कोई फीमेल कंटेस्टेंट नहीं होगी। सारे गोल्ड बायोलॉजिकल मेल्स के पास होंगे। और ये सब देखकर वोक फेमिनिज्म दूर बैठा ताली बजा रहा होगा। और तुम्हें पता है, वैसे तो सारे लिब्रांडो और मकसदी एंजेला कैरिनी के साथ जो हिंसा हुई, वो देखकर शुरुआत में तो शांत थे, लेकिन जैसे ही इसका ये वीडियो सामने आया, अल्लाह अकबर, फिर क्या पूरी दुनिया की एकमात्र सो कॉल्ड माइनॉरिटी क्लैन का बंदा है, तो अब तो लिब्रांडो इसका हक्का भी चाटेंगे। आरफा जी ने तो इसे कांग्रेचुलेट किया, पर अपने देश के एक भी, लिटरली एक भी खिलाड़ी या विजेता के लिए ऐसा क्या कोई भी ट्वीट नहीं आया। लेकिन भाई तुम इनकी लॉयल्टी पर सवाल मत उठा देना, वरना क्या होगा, खाला रो देंगी। और इनके क्राइम पैकेज में सबका खून शामिल है वाली बकैती तो बिन मांगे मिल जाती है। भले उस क्लैन के अंदर ये LGTB वाला कॉन्सेप्ट डेथ के समान है, पर भाई ने वो सुपर नारा लगा दिया ना, अब तो हमारा हीरो है हीरो, नहीं हीरोइन। सुना अल्जीरिया वालों ने हीरो के रूप में स्वागत किया इसका, लेकिन ये तो हीरोइन बन चुका, इसने विरोध क्यों नहीं किया? खैर होंगे टंटे अपने अपने। लेकिन एक बात है भाई, ये उस क्लैन के लिए हीरो तब तक है जब तक ये महिलाओं पर बुली है और गोल्ड ला रहा है, वरना इसके अलावा ये उनके लिए वैसे ही है जैसे KFC के लिए मुर्गा या मुर्गी। खैर इससे ज्यादा क्या ही बोलूं इन पर। आगे हमें देखने को मिले ये टर्की के एपिक शूटर यूसुफ डाइकेक। देखो एक टाइटल होता है OG, नहीं ये नहीं, इसके लिए तो आगे डी सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग।
मैं बात कर रहा हूँ असली वाले ओजी की। वो टाइटल ये रियल लाइफ में होल्ड करते हैं। मैं तो कहता हूँ ओलंपिक वालों को बैकग्राउंड में इनके आते ही कोई सिग्मा टोन या गैंगस्टर पैराडाइज बजा देना चाहिए था। अब नहीं बजाए उनकी चॉइस है, पर भाई ये 51 के हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल इक्विपमेंट्स को बोलकर हाथ में गन उठाई, दूसरा जेब में शूट किया, सिल्वर जीता, घर पहुंचे, बियर खोली, खेल खत्म। अबे इतना चैड़पना तो सपने में आता है। हमारे सर जी हमारा सपना जी रहे हैं। वीरू सहस्त्रबुद्धे ने कहा था जो सेकंड आता उसे कोई याद नहीं करता। अबे हट भाई, गोल्ड ब्रॉन्ज वालों का नाम नहीं पता किसी को। हम तो इतना सोच रहे हैं, सोचो जो सिल्वर से नीचे के कंटेस्टेंट्स होंगे उनकी क्या हालत होगी। बेचारे दुनिया भर के तामझाम लगाकर भी एक चश्मा पहने 51 साल के आदमी को बीट नहीं कर पाए। मैं तो भैया अब जब भी शूटिंग सीखूंगा तो मेरा सपना रहेगा सर को अपना कोच बनाना। वैसे सिल्वर से याद है, सोचो तुमने कड़ा परिश्रम करके एक स्पोर्ट में लगभग परफेक्शन सी पा ली है और ओलंपिक्स में तुम उस लेवल तक पहुंचो जिसके बाद तुम्हारी फाइनल में एंट्री पक्की, यानी सिल्वर तो पक्का है, लेकिन अचानक तुम्हारे शरीर का एक अंग ही तुम्हारे भट्टे में आ जाए और तुम्हारे सपने के एल लगा दे। ठीक यही हुआ फ्रांस के पोल वॉल्टर एंथनी एमिरेटी के साथ। भाई 5.4 मीटर फिर 5.6 मीटर ऊंचा बम्बू टाप कर 5.7 की तरफ जंग जीती हुई मुस्कान लिए हाथ में पोल पकड़े आगे बढ़ ही रहे थे। उस ऊंचाई तक पहुंच चुके थे, पोल भी पार कर लिया था, पर अचानक नीचे आते वक्त भाई के औजार ने बम्बू पकड़ने की कोशिश कर ली और फिर क्या भाई, बम्बू लेकर नीचे। वो कहते हैं ना लौटे लग गए, भाई का सही में लग गया यार। भाई तो अब साइज मैटर्स बोलने वाली लड़कियों पे खुंदक खाता होगा, साला साइज के चक्कर में मेडल से रह गए। वैसे सुना है भाई को सुपर वेबसाइट से ऑफर आया सुपर वीडियोस का। अब भाई देखो हंसी नहीं आनी चाहिए यार, बहुत गलत सीन हो गया भाई के साथ, भाई का मेडल चला गया यार। तो अब इस नरकगामी हंसी से बचने के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद हमें एक सुपर क्यूट मूवमेंट भी देखने को मिला, जहाँ एक चाइनीज जिम्नास्ट और सिल्वर मेडलिस्ट जोऊ याकिन ने बाकी दो मेडलिस्ट को मेडल चबाते हुए देखा तो सोचा कि ये भी होता है क्या, चलो करके देखते हैं। भाई साहब क्यूट मूवमेंट बन गया। वैसे क्यूटनेस तो पूरे ओलंपिक्स में ही बिखरी पड़ी थी। खैर अब आते हैं मेरी जन्म व कर्म भूमि भारत पे। इस ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन सराहनीय भी रहा, निराशाजनक भी, और कुछ तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्हें देखकर गुस्सा भी आया। शुरुआत करेंगे गुड न्यूज से। तो शायद सबसे पहला शुभ समाचार आया वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल से, जिसमें मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जिसे देखकर भारत से प्यार करने वालों का मन गद गद हो गया। और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें मनु की इस उपलब्धि से भारी जलन हो रही थी, जिस कारण उन्होंने मनु को कॉन्ग्रेचुलेट तो किया ही नहीं, उल्टा कईयों ने तो उन लोगों को मॉक करना शुरू कर दिया जो इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये लोग और कोई नहीं, वही लिब्रांडो, और उनमें भी खासकर लिब्रांडे ने ही थी। अब सवाल ये कि ये लोग मनु से इतना चिढ़े हुए क्यों थे? तो देखो, एक तो वो सुंदर इतनी, फिर संस्कारी, इसके ऊपर वो ठहरी मेहनती और अपनी स्ट्रीम पे फोकस्ड, और सबतों परे कामयाब, और फिर उसका ये स्टेटमेंट। Manu, just take us through the final few moments and final few shots. What was going on in your mind? Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Just do what you are supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. और टेक्नोलॉजी के कारण मॉडिफाइड परंपरा का पालन करते हुए मोदी जी ने विजेता से कॉल पर बातें भी की। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? जिसे देखकर कुछ प्रत्याशित लोगों की और सुलग गई। लेकिन यही लोग अचानक मनु भाकर की तारीफा करने लगे जब वो हरियाणा में कांग्रेस के एक नेता से मिलने लगी, और ये लोग दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। और सच कहूं, मुझे यही चीज सबसे गंदी लगती है, जब ये कुछ पार्टियों के गोटे और पार्टियां स्वयं, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस इत्यादि कोई भी, ये जब खिलाड़ियों और टैलेंटेड लोगों को अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के टुच्चे पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए सर पर चढ़ाने लगते हैं, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पंप करने लगते हैं, तो इस चीज का प्रभाव उस खिलाड़ी के अपने करियर एज एन एथलीट पर पड़ता है। उसका करियर खराब होने, इवन खत्म होने पर आ जाता है इन गधों की वजह से। मैं ऐसे हर घटिया पॉलिटिकल गोटे से कहना चाहता हूं कि प्लीज कम से कम किसी टैलेंटेड बंदे को अपनी पॉलिटिकल बकचोदियों में मत घसीटा करो। इवन तब तक तो मत ही करो जब तक वो खुद पॉलिटिक्स में ना आया हो। खैर, उसके बाद मनु भाकर ने एक और मेडल जीतकर इनकी सुलगन को और बढ़ा दिया था। और अब क्योंकि शुभ समाचार से देश की बोनी हो गई थी, तो और भी समाचार आने लगे। 29 जुलाई को सरबजोत सिंह का 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज, 1 अगस्त को स्वप्निल कौसले का 50 मीटर राइफल्स में ब्रॉन्ज, 8 अगस्त के दिन हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल, और 9 अगस्त के दिन अमन शेरावत का मैन फ्रीस्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज। एक पर एक मेडल्स आए जा रहे थे और मोदी जी का फोन बिजी मोड पे चल रहा था। और ये सब लिख लो भाई, यूपीएससी के टाइम सच में बहुत काम आ सकता है। खैर, इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी आई जब प्रोफेशनल फ्री स्टाइल रेसलर विनेश फोगाट ने जापानीज फ्री स्टाइल रेसलर 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और लिटरली अनडिफीटेड यूई सुजाकी को हरा दिया। सैल्यूट तुम्हारी मेहनत को। और अगले ही मैच में यूक्रेन की ओक्साना लाइवेक को और उसके बाद सेमीफाइनल्स में क्यूबा की रेसलर वाई गजमैन को हराकर फाइनल्स में एंट्री ली और 1 गोल्ड या सिल्वर पक्का कर लिया। आप कौन?
कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर नहीं मेरे हम जैसे। विनेश की इस लगातार जीत को देखते हुए इंडियन सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया। इसका कारण एक छोटे से फ्लैशबैक से पता लगेगा, जहां पर हमने देखा कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे चैंपियंस का करंट गवर्नमेंट से क्लैश है, और उसका कारण थे दी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह। उन पर कई महिला खिलाड़ियों की यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, और उन्हीं को हटाने और इन पहलवानों की कुछ शर्तों को मनवाने के लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था, और न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के टाइम काफी बवाल कटा था। एंड ऑफ फ्लैशबैक। तो इसी कारण एक तरफ वो लोग थे जो विनेश को बधाइयां दे रहे थे, जिनमें कुछ वो भी थे जिन्होंने उस समय विनेश के खिलाफ लिखा था, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इन्हीं पहले वालों को चिढ़ाते हुए विनेश को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनमें से किसी का एक भी ट्वीट ऊपर के मेडल जीते हुए लोगों के लिए नहीं आया था। इक्के दुक्के नहीं किया होगा, इनमें से किसी ने तो लाउडेस्ट सुन लिया था। चला गया होगा कोई बोलकर, इनको एलीट दिखने वाले लोग हैं यार, चलता रहता है इनमें। पर सोशल मीडिया पर बताने की क्या जरूरत थी? होता होगा लिब्रांडो में कुछ। लेकिन यहाँ से हमें पता लगता है कि इन लोगों द्वारा विनेश को ये सपोर्ट एज एन एथलीट था या एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। अब चाहे जो मर्जी चल रहा हो, एक एथलीट को सराहा जा रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन ओलंपिक्स वालों ने एक बकचोदी कर दी वेट को लेकर। कहते विनेश 100 ग्राम ओवरवेट है। अच्छा जी, तुम एक बायोलॉजिकल मेल से एक फीमेल पिटवा सकते हो, पर 100 ग्राम झेला नहीं जाता तुमसे। 10 रुपए थे तुरतुरे के 3 पैकेट इससे ज्यादा भारी होते हैं। पर नहीं, इंडिया से चैंपियन है जी, थोड़ी सी बकचोदी तो दिखानी ही पड़ेगी। अरे यार, विनेश ने क्या क्या नहीं किया। कड़ी मेहनत करके जी जान लगाकर यहाँ तक पहुंची, पूरी रात सोई नहीं, ना कुछ खाया ना पिया, एक्सरसाइज करती रही ताकि पसीना निकले, कैलोरीज बर्न हो, बाल कटवा लिए, खून तक निकलवा लिया। लेकिन ओलंपिक्स वाले, उन्हें यहाँ पे अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन दिखाना था, तो कर दिया उन्होंने अपना काम। अब कोई इसे विनेश की लापरवाही बता रहा था, तो कोई यहाँ भी मोदी की गलती निकाल रहा था। देखो, माना घर और धंधा तो इनका डेफिनेटली मोदी के नाम पर चलता है, लेकिन यार एक जगह पर पहुंचने से पहले हद भी आती है। पर ये कमाल कर देते हैं भाई। कभी कभी लगता है कहीं इनके अगर बच्चा हो जाए और कोई बाप का नाम पूछे मोदी। और लिब्रांडो तो इतने आंडुआ कि उस बात पर भी कहेंगे कि देखो, मोदी का संन्यास तो झूठ है, झूठ, वरना आप ही बताओ ये बच्चा आखिर किसका है। अरे वो कर सकते हैं ऐसा, इन क्योंकि गांव में दम नहीं है कि ओलंपिक्स वालों के खिलाफ कुछ बोल दें। इटालियन रेसलर इमैनुएला लुइजी भी वेट लिमिट्स के कारण ही डिस्क्वालीफाई हो गई, पर किसी ने भी जॉर्जिया मेलोनी को इसका दोषी नहीं बताया। लेकिन वही है ना, हमारे देश के कुछ लोग थोड़े भैं भी हैं, वो ये सब खुलेआम भौंक कर ये भी कह देते हैं कि तानाशाही है और हमें कुछ बोलने नहीं दिया जाता। कसम से अगर दो मुंहेपन की कोई सीमा होगी ना, तो वो पक्का इनके बिस्तर की बाउंड्री होगी। इनसे तुम आर्ग्यूमेंट्स में जीत ही नहीं सकते, क्योंकि असली बातें सुनकर ये कुछ इस तरह हैंग हो जाते हैं। तो फिर तुम करोगे क्या? हाँ भाई, मोदी की गलती है। मोदी ने ओटीपी से वेइंग मशीन को हैक कर लिया, जिस तरह ईवीएम को हैक किया था। इनके जर्मन कॉकरोच ने भी तो यही बताया था। इन को आप समझा ही नहीं सकते कि अगर ओलंपिक्स के नियम कोई नेता ऐसे बदल सकता तो न जाने कितने दर्जन गोल्ड आज हमारे पास होते। ये बात बोलकर भी तुम ही बेवकूफ हो जो आर्ग्यूमेंट करोगे इनसे। इसलिए मान जाओ कि हाँ, ओटीपी से हैक हुआ है। रवीश जी की जल रही थी क्योंकि किसी ने ये गिनवा दिया था कि एक खिलाड़ी पर कितना टैक्स पेयर्स मनी लगता है, और रवीश जी को आज तक अनबाइस्ड पत्तलकार मानने वाले उनके फैंस की गुजरात और हरियाणा के स्पोर्ट्स बजट एलोकेशन को देखकर जल रही थी। मतलब बजट का हिसाब मांगेंगे भी और बता दो तो रोएंगे भी। ये मैडम साइना नेहवाल को ज्ञान पेल रही थी। दिल्ली से बिहार की ट्रेनों में कुछ लोग सेफ्टी पिन लेकर घुसती हैं और 20 से नीचे मानती नहीं है। नहीं, इसका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा था। मैडम, तुम्हारी वीडियोस की ओवर एक्टिंग देखकर पता लग जाता है कि तुम्हें तुम्हारे एम्प्लॉयर से मिलता कितना होगा और कटता कितना होगा। इसी की तरह एक और भी थी जो पीटी उषा पर चौड़ दिखाने का प्रयास कर रही थी। अरे भाई, ये ज्यादा जानती है पीटी उषा से। बायस्ड सिंगिंग कैटेगरी में इन्होंने 10 बार ओलंपिक्स खेला और 9 बार गोल्ड लाई है देश के लिए। पीटी उषा तो ओलंपिक्स का ओ नहीं जानती, एथलीट का ए नहीं जानती, वेट मेंटेनिंग के डब्ल्यू नहीं जानती। ये मैडम सब जानती है भाई, कोई मुकाबला नहीं है पीटी उषा जी का इनके सामने। और देखो, बात रही जिम्मेदारी को लेकर किसी के अपमान की, तो पीटी उषा भी देश की बेटी हैं और विनेश से बहुत आगे हैं। और उनका अपमान तुम्हें खास गठबंधन के आंदोलन जीवी टट्टुओं ने कैसे किया था वो भी याद है। ठीक है, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव वाले लोग भी अपोजिट साइड बैठे हुए हैं और तुमसे ज्यादा ही हिसाब चुकता करना है इन्हें। कभी गुदा फील हो ना स्थान विशेष में, तो आ जाना, गिनवा दिए जाएंगे। ये मैसेज सारे लिब्रांडों के लिए, कोई इसे पर्सनल ना ले। बाकी देखो, गिव विनेश सिल्वर का ट्रेंड चलाया गया था। होप यही थी कि कम से कम उन्हें सिल्वर तो मिल ही जाएगा, और अपील भी की गई, पर वो डिसमिस हो गई और भारत के नाम एक मेडल आने से रह गया। मैंने इसलिए कहा था कि खिलाड़ी को अपने करियर एज एन एथलीट के दौरान पॉलिटिक्स कम ही करनी चाहिए। जितना दूर रह सकें उतना बेहतर है। आपका आंदोलन बहुत सही था, लेकिन जब से इसका राजनीतिकरण हो गया था तब से ही गड़बड़ शुरू हो गई थी। बाकी अब विनेश को भी समझना चाहिए कि कुश्ती छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए तुम्हें सर चढ़ाएंगी, पंप करेंगी, 2 से ढाई महीने पूछेंगी और उसके बाद भूल जाएंगी। खैर, आखिर में खुद
खुशखबरी आने की उम्मीद हुई हमारे ज्वेलिन थ्रो के चैंपियन नीरज चोपड़ा से, और भाई ने इस बार भी निराश नहीं किया। भारत के नाम एक सिल्वर आ गया। नीरज भाई इसको अपने डाउनफॉल की तरह देख रहे थे। शायद आज का वो दिन था और आज जरूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब, मतलब मैंने कभी इस चीज के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से। पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था ओलंपिक जैसी जगह पे। फिर भी थ्रो काफी अच्छा लगा है और लगभग सारे थ्रो फाउल थे कि थ्रो ना पा। तो देखो भाई, हम भारतीयों के लिए तुम गोल्ड हो, बस हम सब का मन बहुत खुश है, यहाँ तक कि लिब्रांडुओं का भी, क्योंकि गोल्ड जीतने वाले और कोई नहीं पाकिस्तानी ज्वेलिन थ्रोअर अरशद नदीम थे। बाय गॉड, ये देखकर यहाँ के पाकिस्तानियों के घर में पनीर जैसा माहौल हो गया होगा। पाकिस्तानी मिनिस्टर्स तो टीवी देखकर उछल पड़े। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद सर, आपका विजन है सर, आपने इस मौका दिया। यही उत्सुकता अगर इनकी फंडिंग में दिखाते तो नदीम को एक ही पुराने भाले से प्रैक्टिस ना करनी पड़ती। पर जो भी हो भाई, नदीम ने भी बहुत मेहनत किया, कहें तो रियल स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और पाकिस्तान जैसे देश से होते हुए भी इस उपलब्धि तक पहुंचना सही में बहुत बड़ी बात है। भाई ने लाज रख ली पाकिस्तान की। और नीरज भाई की माताजी ने भी इस पर बहुत ही अच्छी बात कही। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है, गोल्ड उसका आएगा वो भी मारा लड़का जो मेहनत कर सब जा रहे हैं। और नदीम भाई की माताजी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है, ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे, अल्लाह मियां उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। काश उस देश की हर माँ ऐसा सोच ले। बाकी ये जो गोल्ड भी साडा सिल्वर भी साडा कर रहे हैं भाई, प्लीज देखो ऐसा करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अभी यही नदीम हार जाते तो मजाक बन जाना था उनका। तो मैं तो भाई ये फ्री के सिचुएशनल भाईचारे में नहीं मानता। अब नीरज भाई को लगा कि भाई का डाउनफॉल हुआ है तो भाई यहाँ आकर तुरंत मेहनत में लग गए, जो कि फालतू की पॉलिटिक्स से तो बढ़िया ही है। कुछ लोग तो नीरज के सिल्वर पर भी पनौती कर रहे थे। अब देखो, विनेश ने पूरी मेहनत की और मैच जीते, कम से कम सिल्वर तक पहुंची, तो इन लोगों ने उछल कर पोस्टरबाजी चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी, और अगले ही दिन लड़की के हाथ में आया मेडल चला गया। अरे एक बार मेडल आ जाने देते, फिर जैसे मर्जी वैसे पोस्टर बनाते, पोस्ट लिखते। राठी के ट्वीट और व्लॉग के बाद परफॉर्मेंस गिर गई लक्ष्य सेन की। क्या करें, पनौती बोल दे तुम्हारी पूरी लॉबी को। नहीं भाई, ये सब करके कुछ नहीं मिलता। मजाक अपनी जगह होता है, ये सब बातें अपनी जगह। बाकी कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि ये लोग भी हरियाणवी ही हैं और मेडलिस्ट भी, इनका भी ऐसे ही स्वागत करने में क्या चला जाता तुम्हारा। लेकिन अच्छा है तुमने नहीं किया, कम से कम तिरंगे पर पैर रखकर नारेबाजी करने वालों में तो शामिल नहीं ही हुए। सही में बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो यार तुम, मेडल लाया, एहसान किया है पूरे देश पर, तुम चढ़ सकते हो तिरंगे के ऊपर, बहुत बढ़िया। अभी तक की पूरी वीडियो और किसी भी ट्वीट में मैंने अगर इनमें से किसी भी खिलाड़ी का समर्थन किया हो तो मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। खैर, इन्हीं सब में पूरा ओलंपिक्स बीत गया, लेकिन एक चीज थी जो बहुत खटकी मुझे। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में से सिर्फ 117 एथलीट्स गए थे उधर। कहाँ है हमारे देश का टैलेंट? क्यों नहीं पहुंच पा रहा वो यहाँ तक? अब देखो, इस सवाल के बहुत से जवाब आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल चुके होंगे, जैसे कि आज भी बहुत से लोगों का करियर प्रेफरेंस केवल एकेडमिक्स के थ्रू होना, पेरेंट्स का कुछ ही करियर्स को लेके प्रेशर, कम से कम शारीरिक परिश्रम लगा के ज्यादा से ज्यादा कमाने की मेंटालिटी, गवर्नमेंट द्वारा एलोकेटेड बजट्स में धांधलेबाजी और भी बहुत कुछ। लेकिन एक कारण इसमें मैं भी जोड़ना चाहता हूँ, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इस स्थिति का एक कारण स्कूल भी है। आज भी कई स्कूलों में पीटी टीचर्स स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्स पोटेंशियल को एग्जामाइन करने में बहुत ही लापरवाही दिखाते हैं, और ये सरकारी स्कूलों में बहुत आम बात है। होता क्या है कि किसी क्लास के कुछ बच्चों को पकड़ लिया जाता है जो कि पीटी टीचर के खुद ज्यादा ही खास होते हैं, और फिर होता क्या है, लिटरली हर स्पोर्ट्स में इन्हीं बच्चों को भेजा जाता है। और अगर नई सिलेक्शन करनी भी है तो पीटी टीचर ज्यादातर इन पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा सर्टिफिकेट्स के लालच में सिलेक्शन में सबसे पहले तो अपना नाम रख देंगे। इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो वहां जाते हैं इनके चहीते दोस्त, और जो रियल टैलेंटेड बच्चा जो सच्ची में कुछ उखाड़ सकता है उस फील्ड में, वो 12 साल तक इग्नोर्ड रह जाता है, और अक्सर वो स्कूल से निकलने के बाद उस स्पोर्ट में अपना इंटरेस्ट खो चुका होता है, और इसी कारण बहुत सारा टैलेंट बेकार चला जाता है। अब देखो, यहाँ पर मैं कितना सही हूँ कितना गलत ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करते। सोचो कितने गणफट्टू होंगे वो लोग जो कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर देते हैं, और फिर इनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ज्ञान पिलवा दो। तो यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन मत भूलना। अब मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।